गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। केविन लोपेज फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। आज इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको चाइना के उस पहलू के बारे में बताने वाला हूँ जब वहाँ पर रिपब्लिकनिज्म एक तरीके से स्थापित करने की कोशिश की गई थी। तो आज हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन में जो सब टॉपिक है चाइना। इस चैप्टर के प्रीवियस टॉपिक्स के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चेक आउट आवर प्लेलिस्ट। वी हैव गॉन अहेड एंड स्टडीड सम ऑफ द साउथ ईस्टर्न कंट्रीज ऑफ एशिया। सो चाइना में रिपब्लिक की स्थापना कैसे हुई? हम जानते हैं चाइना एक इंपीरियलिस्टिक कंट्री रही थी। हालांकि वहाँ पे लोगों की काफ़ी सारे डिफरेंसेस और भेदभाव क्लियर हो गए थे बिकॉज दे वर नॉट in a mood to go ahead and subordinate in front of any other European country, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास की कंट्रीज़ का हशर देख लिया था। ये बात हो रही है सन 1800 की। 1900 आते आते कुछ चेंजेस दिखते हैं। हमें ये पता चलता है that China actually goes ahead and starts reforming itself। 1911 में सुन यत सेन, जिसे हम अक्सर फादर ऑफ मॉडर्न चाइना, फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना के नाम से भी पहचानते हैं, ने मंचू एम्पायर को एंड करवाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। मंचू एम्पायर जो था बेसिकली लोग इनको समझते थे एक फॉरेन डायनेस्टी। ये बाहर के इंपीरियलिस्टिक रूलर्स थे जो कि किसी दूसरी जगह को बिलोंग करते थे, मेनलैंड चाइना को नहीं, बट इन्होंने यहाँ पर आके अपना वर्चस्व जमाया था और चाइना को अपने अधीन करके सदियों तक राज करा था। किंग डायनेस्टी एंड ऑल वाज लाइक द previous thing that was evolved and then Manchu and all they all came together and यहाँ पे ये सब होने लगा था। सुन यत सेन के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा पर्सन था जो कि एक गरीब तबके के घर से निकल कर आया था। He wasn't that like rich or something like that। मिशनरी स्कूल में पढ़े थे। मिशनरी स्कूल में पढ़ने के कुछ अलग फ़ायदे होते हैं। इन्हें डेमोक्रेसी, क्रिश्चियनिटी के बारे में पता चला। इन्होंने ये देखा कि मेरे देश की हालत अभी फ़िलहाल क्या हो रही है। हालांकि ही वॉज अ ग्रेजुएट इन मेडिसिन बट स्टिल ही वेंट अहेड एंड टुक द पाथ ऑफ नेशनलिज्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ द कंट्री बिकॉज ही न्यू नाउ ही वॉज एन इन्फ्लुएंशियल गाय। तो उनकी बात सुनने के लिए कहीं ना कहीं लोग खड़े हो जाते थे। अगर हम देखें तो गोमिंगडांग जो पार्टी थी उसके फाउंडर भी बेसिकली ये थे एंड इनकी मेंटालिटी, इनकी आइडियोलॉजी काफ़ी हद तक लोगों ने फॉलो करना शुरू करा था। इन्होंने 3 प्रिंसिपल्स रखे थे, दैट इज सन मिन चुई। रिमेंबर ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। सन मिन चुई, जैसे देखा जाए तो दैट इज नेशनलिज्म, मतलब एक फॉरेन डायनेस्टी को हटाना है, मंचू एम्पायर को हटाना है। सेकेंड वॉज डेमोक्रेसी, देश में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्थापित करना है। एंड नेक्स्ट कम्स सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब कि सोशली हमारी कंट्री एक रहे। हमें लैंड होल्डिंग्स, कुछ लोगों के पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, वो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स बन गए हैं, लैंडलॉर्ड्स बन गए हैं, लोग उनके यहाँ काम कर रहे हैं। इस डिफरेंस को, बड़े छोटे के डिफरेंस को हटाना है और कैपिटल रेगुलेशन करना है। किसी लोगों के पास, कुछ लोगों के पास अथाह पैसा है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। इन सब चीज़ों को एक तरीके से एक लेवल पे लेके आना है। हालांकि बंदे की थिंकिंग बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ थोड़े से डिस्प्यूट्स शुरू हो गए थे। थिंकिंग इतनी अच्छी थी क्योंकि नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म, तीनों चीज़ों को एक साथ अगर आप लेके चलने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गवर्नेंस जो रहेगी वो अनस्टेबल होगी। You can either work on nationalism, you can either work on socialism, and you can either work on democracy, socialism और nationalism। तो थोड़ा सा ना यहाँ गड़बड़ शुरू हो गया था। हालांकि ये जो पॉलिटिकल जो इशू था इसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स आए थे, जैसे कि चाइना हैड बिकम अ क्लोज अलाय ऑफ ब्रिटिशर्स। हालांकि वो ब्रिटिशर्स को अपने यहाँ दाखिल होके कॉलोनाइजेशन शुरू करने की परमिशन नहीं दे रहे थे, बट वॉर्स वगैरह में जो ब्रिटिश वॉर कह सकते हैं हम, जैप ब्रिटिश वॉर कह सकते हैं, उसके बाद में ब्रिटिश बर्मीज़ वॉर हो सकता है, ये बहुत सारे जो वॉर्स थे उसमें चाइना ने ब्रिटेन की मदद करी थी। अब उस वक्त 1919 आता है, 4 मई 1919, ये वही साल है दोस्तों जब हमारे यहाँ भी जलियांवाला बाग का मैसेकर हुआ था। अब मैं आपको बताता हूँ कि 4 मई 1919 को बेजिंग में खूनी संघर्ष होता है, एक बहुत एंग्री डेमोन्स्ट्रेशन होता है। ये डेमोन्स्ट्रेशन ये था
कि चाइना ने वॉर में ब्रिटेन की मदद करी एज एन एलाय, लेकिन वॉर खत्म होने के बाद जो टेरिटरीज ब्रिटेन ने एनेक्स करके रखी थी, लेके रखी थी, वो चाइना को वापस नहीं दी गई। ऐसा क्यों? ये भेदभाव क्यों? तो इसके लिए काफ़ी डिस्टर्बेंस होने लगे, काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगे। एंड देन कह सकते हैं कि सुन यत सेन एंड ऑल, इनकी जो पार्टी थी, इन लोगों ने बहुत सारे रिफॉर्म्स निकाले। इनकी डिमांड्स थी कि आप ये सब चीज़ें तो कर रहे हैं, बट फुट बाइंडिंग और फॉर वुमेन जो होता है, वहाँ पे एक तरीके का एक ट्रेडिशन होता है दैट लेडीज आर सपोज टू tie their feet tightly to the shoes so that they can have tiny little feet. I don't know why was it considered to be a point of beauty and all. एक torturism का mechanism था ये, but still there was this tradition. उसके अलावा महिलाओं को equality तो दी ही नहीं जाती थी, घर में कोल्हू के बैल के समान काम करना and serving the males, पुरुषों को। इन सब चीज़ों से निकलने के लिए काफ़ी संघर्ष हुए, काफ़ी आइडियोलॉजीज वगैरह डाल दी गई, और गरीबी हटाओ। खैर ये तो हर ईस्ट एशियन कंट्री का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पॉवर्टी। तो ये सब चीज़ें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि दुखती नस दबाती है किसी देश के और देशवासियों की। आप विमेन अपलिफ्टमेंट एंड पॉवर्टी का इशू लेके जाइए, यू विल सून बिकम अ लीडर। अब यहीं पे ये हुआ, इन लोगों ने एक तरीके से रिपब्लिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट करा, और रिपब्लिकन रेवोल्यूशन के आने से हम देखते हैं कि चाइना में गोमिंगदांग, दैट इज नेशनल पीपल्स पार्टी, और कम्युनिस्ट, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, इसका एक उदय होता है। इन दोनों के अंदर मतलब एक अमलगमेशन रहता है, एक साझेदारी होती है, और इन्होंने ले दे के पूरे तरीके से इंपीरियलिज्म चाइना से खत्म कर दिया। अब इन्होंने जो नीड्स रखी थी, 4 नीड्स रखी थी किसी भी देश को ऊपर अपलिफ्ट करने के लिए, देशवासियों को इक्वालिटी दिलाने के लिए। वन वाज क्लोथिंग, फूड, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये 4 चीजें इनके हिसाब से बेस था एक देशवासी को ऊपर उठाने के लिए। अब ये यहां तक स्टोरी ठीक चलती है दोस्तों, देश को ऊपर उठने की चांस मिल रहा है। आई एम रियली सॉरी अबाउट बैड हिंदी आई एम यूजिंग। चांस मिल रहा है, ऊपर उठ रहे हैं लोग, लेकिन इत्तेफाक से सुन यत सेन की डेथ हो जाती है। सुन यत सेन के बाद एक लीडर आता है जो कि गोमिंगदांग पार्टी को ही बिलोंग करता है। गोमिंगदांग्स को बिलोंग करता है तो ऑब्वियसली उसकी मेंटालिटी भी थोड़ी बहुत वही रहेगी, लेकिन यहाँ पर एक चूक हो जाती है। इसका नाम था चियांग काई शेक। इन्होंने कुछ एडवर्स और स्ट्रिक्ट मेजर्स शुरू कर डालना, जैसे कि इन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च कर दिए। सैन्य शासन होना चाहिए हमारे देश में, सैन्य शासन अगर रहेगा तो उस हिसाब से हमारी कंट्री और अच्छे से चीज़ें कंट्रोल कर पाएगी। ही स्टार्टेड मिलिट्री कैंपेन्स अगेंस्ट द वॉरलॉर्ड्स, जो कि पुराने वॉरलॉर्ड्स रिच इंपीरियलिस्टिक लोगों के सपोर्टर्स हुआ करते थे, जिनको काफ़ी सारी इंपीरियल कोर्ट्स के थ्रू काफ़ी सारी ग्रांट्स वगैरह मिली थी, लैंड्स वगैरह मिले थे, पैसा खूब था उनके पास। उनके खिलाफ इन्होंने वॉर शुरू करा, और रीजनल लीडर्स भी जो थे वो भी ख़त्म होने चाहिए। देयर शुड बी वन नेशनलिस्ट लीडर। और कम्युनिस्ट्स के अगेंस्ट में इन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया। आप देखते हैं सुन यत सेन के टाइम पे गोमिंगदांग और कम्युनिस्ट साथ में थे। दे वर एक्चुअली हैविंग डिफरेंट आइडियोलॉजीज, बट नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में दे वर लाइक इक्वल। चियांग काई शेक के आने से ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स खुल के आ गए। इन्होंने कम्युनिस्ट के अगेंस्ट एक कैंपेन लॉन्च कर दिया। बेसिकली इनका मेन इशू ये था कि वो ये जो कन्फ्यूजनिज्म, जो कन्फ्यूशियस की जो आइडियोलॉजी थी, जो प्रैक्टिकल लाइफ में धीरे धीरे घुस रही थी, उसको खत्म करना चाह रहे थे। तो इश्यूज यहां से शुरू होने होते हैं। ही एक्चुअली वांटेड टू मिलिटराइज द होल नेशन, एंड ही वेंट अहेड एंड propagated a full-fledged military campaign against the communists, the commies as well. So हम ये देख सकते हैं कि चाइना में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स तो बहुत पहले से है। आज अगर हम देखें तो इट्स अ बिग कंट्री, yes, but it's divided into different opinions and ideologies.
25% of the people don't agree with certain ideology that the Beijing, that is Beijing मतलब the capital जो है वो decide करता है, जो policies बनाता है. 30% people have got a different sort of like ideology. और ये सब चीज़ें जो आ रही थी उस कारण से disputes भी दिखने लगे थे. So here in the part 1, stay tuned for the next part. We'll be going ahead and studying more about Chiang Kai-shek and the military campaigns and what further happened. Thank you very much for staying there, my friends. Please stay home, stay safe. Bye-bye.